हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th आपका चैप्टर नंबर 14 इस वक्त चल रहा है और चैप्टर नंबर 14 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा। मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपको जनरल पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। बाकी आपको इसमें जो आपको पीडीएफ में कल भिजवाऊंगा वो आपको देखनी है, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, क्योंकि इसका जो मेन चैप्टर है ना वो तो नेक्स्ट 2 चैप्टर हैं, 15वां और 16वां, उनसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 1 नंबर का आता है, लेकिन आ जाता है कभी कभी। तो जैव प्रौद्योगिकी का पहला इंपॉर्टेंट क्षेत्र है चिकित्सा के क्षेत्र में। आपके सामने लिखा हुआ चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी क्या करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चिकित्सा के क्षेत्र में। ऐसा क्या कर दिया बायोटेक ने, जैव प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा के क्षेत्र में? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ह्यूमोनिल नाम की औषधि बनाई। ह्यूमोनिल नाम की औषधि बनाई है बायोटेक ने। बायोटेक विज्ञान जब से आया है तब से ह्यूमोनिल नाम की औषधि नहीं बनी है, जिसे कृत्रिम इंसुलिन भी कहते हैं। और कृत्रिम इंसुलिन समझते हो? इंसुलिन क्या करता है? मधुमेह रोगियों के लिए वरदान है इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो मधुमेह रोगियों को प्रॉब्लम होगी, मधुमेह रोग हो जाएगा। इसलिए जिनको मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, उन लोगों के लिए ह्यूमोनिल नाम की औषधि इंजेक्शन आते हैं, जिसे वो लगाते हैं और अपने मधुमेह का उपचार करते रहते हैं। तो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी ने ह्यूमोनिल नाम की औषधि बनाई है। फिर क्या बनाया? कृत्रिम वृद्धि हार्मोन्स बनाए। कृत्रिम वृद्धि हार्मोन्स बनाए, यानी अगर कोई लोग ठिंगने हैं, छोटे रह जाते हैं, तो आर्टिफिशियल तरीके से ग्रोथ हार्मोन्स का निर्माण भी बायोटेक्नोलॉजी के आविष्कार के बाद हुआ है, जिनका उपयोग करते हुए व्यक्ति एक सामान्य लंबाई को पा सकता है। मेडिकेटेड उपचार है ये, मेडिकल, डॉक्टर से सलाह करके। ऐसी कौन सी औषधियां होती हैं? वृद्धि हार्मोन्स बनाए। तो जो चीजें हमारे शरीर के अंदर नेचुरली पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। ह्यूमोनिल यानी कि कृत्रिम इंसुलिन और वृद्धि हार्मोन्स आर्टिफिशियल। कई प्रकार के टीके बनाए गए हैं, ऐसे टीके जो प्रोटीन युक्त हैं, ऐसे टीके जो न्यूक्लिक अम्ल युक्त हैं। कई बीमारी का उपचार जिनका खोज नहीं पाए थे हम। देखिए, नॉर्मली टीकों की जब खोज हुई थी तो टीके बनाए गए थे किसी जीवाणु या विषाणु के मृत प्रभेद से, किसी जीवाणु के मृत प्रभेद से। लेकिन यहां तो नए प्रकार के टीके बनाए गए, न्यूक्लिक अम्ल बेस्ड टीके बनाए गए। और जैव प्रौद्योगिकी वो क्षेत्र है जिसकी वजह से आज जो बीमारियां चली आ रही हैं, वो बीमारियां जो होती हैं, आज जो बीमारियां चली आ रही हैं, उन बीमारियों का उपचार करने की कोशिश की जा रही है, उनके टीके बनाए जा रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल संबंधित टीके होते हैं, प्रोटीन संबंधित टीके होते हैं। नए नए टीकों का आविष्कार जैव प्रौद्योगिकी कर रही है, जिनसे हमें फायदा मिलेगा। जेनेटिक बीमारी का उपचार, जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, जैसा कि आप जानते हो आनुवंशिक बीमारियों के बारे में बहुत सारी हैं, जैसे कि आपका रक्त का थक्का नहीं जमना, हीमोफीलिया वगैरह होती है, वर्णांधता वगैरह होती है। इनका उपचार आज की डेट में हम जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कर सकते हैं। सब पढ़ोगे आप आने वाले चैप्टर्स में। कैसे कर सकते हैं? जीन का उपचार कर दो। जो जीन खराब है, जो डीएनए खराब है, डीएनए का जो टुकड़ा खराब है, उसे रिमूव कर दो, हटा दो, निकाल दो उसको, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? निकाल दीजिए उसको टुकड़ा, ठीक है ना, नया लगा दीजिए। ऐसा चल रहा है। लेकिन फिर कह दूं, अभी शैशव अवस्था में है, चीजें चल रही हैं, रनिंग में है, क्योंकि बायोटेक का रिसेंट ही तो हुई है अभी 10-20-50 साल में खोज। इसलिए कई जेनेटिक बीमारियों का उपचार करने का प्रयास जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ऐसे प्रतिरक्षी जो हमारे शरीर को एड्स और कैंसर जैसे रोगों से बचाएंगे। जो घातक विषाणु दिन पर दिन आते जा रहे हैं, नए नए विषाणु संसार के अंदर, उनसे बचाएंगे। ऐसे एंटीबॉडी, ऐसे प्रतिरक्षियों का निर्माण बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा रहा है, जो एक ही बार में किसी वायरस, बैक्टीरिया या बीमारी को समाप्त करने की ताकत रखते हैं। इसके लिए हाइब्रिडोमा तकनीक काम में ली जाती है, संकरण तकनीक, जिसमें 2 विभिन्न डीएनए को, 2 विभिन्न आरएनए को, या आरएनए डीएनए को, या प्रोटीन डीएनए को, या प्रोटीन आरएनए को, या न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन को मिक्स करके, मिला करके, और फिर इनका निर्माण किया जाता है।
खाद्य टीके बनाए जा रहे हैं। खाद्य टीके क्या होते हैं? सोचिए, आपसे कहा जाए कि भैया हमको तबीयत खराब हो गई, हमारे अंदर शरीर में खून की कमी आ गई, और आपसे कहा जाए जा भाई एक सेब खाना है डेली पर डे तेरे को, एक केला खाना है, ठीक है ना, या चीकू खाना है, या आपको मिल्क दूध पीना है, स्पेसिफिक मिल्क आएगा या कुछ भी ऐसा, और उससे आपका बीमारी ठीक हो जाएगी। कितनी अच्छी बात होगी, ठीक है ना। और अगर ये कह दें कि एक ऐसा बर्गर आ गया जिसको खाने से विटामिन ए मिलता है, ऐसा पिज्जा आ गया और कुछ आ गया, ठीक है ना। खाद्य टीके का मतलब यही है, मजाक नहीं है, सीरियसली। खाने से जो टीका लग जाए, मतलब टीका नहीं लगाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और उससे बीमारी का उपचार हो जाएगा, ये बायोटेक करने वाली है। ऐसे प्लांटों के अंदर ऐसे डीएनए चले जाएंगे जो उनकी फल को खाने से हमारा बीमारी रोग दूर हो जाएगा, डिजीज दूर हो जाएंगी। सोचिए, ये बायोटेक है। तो बायोटेक ने चिकित्सा के क्षेत्र में कमाल कर दिया है। ह्यूमोलिन नाम की कृत्रिम इंसुलिन बनाई है जो मधुमेह रोगों के लिए वरदान है। वृद्धि हार्मोन्स बनाए जो बौने लोगों के लिए वरदान है। विभिन्न प्रकार के नए नए टीकों का आविष्कार कर रहा है, जेनेटिक बीमारी का उपचार कर रहा है, नए नए एंटीबॉडीज तैयार कर रहा है और खाद्य टीके बना रहा है, अर्थात बीमारी का उपचार खाद्य पदार्थों से होगा आने वाले समय में। यह हो गया आपका जैव प्रौद्योगिकी का पहला क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में। पादप जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या कमाल किया है बायोटेक ने? पादप प्लांट क्षेत्र में क्या कमाल किया है? पादपों के क्षेत्र में, अरे निश्चित सी बात है, यदि पादप हम ऐसा प्राप्त कर लें जो कि अच्छी फसल देने वाला हो, उचित उत्पादन दे, पोषक माध्यम से युक्त हो, बीमारी उस पर असर ना करे, सूखे का सामना कर सके, पानी की कमी में वो उग सके, ऐसा ही तो चाहते हैं आज की डेट में, क्योंकि बरसात की अनिश्चितता है, नए नए बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े आते हैं। और आप देखते हो मार्केट के अंदर कि भाई बाजरे का बीज आ गया, फलाने का आ गया, मक्का का आ गया, हाइब्रिड आ गया, संकृत बीज है, फसल उत्पादन, उसका सिट्टा जो होता है, उसका जो तना होता है, पेड़ होता है, बड़ा होता है, अच्छा उत्पादन देता है, पानी कम में भी चल जाता है, वो सब करता है पादप जैव प्रौद्योगिकी। क्या करता है? पादपों में गुणन करवाता है, यानी मल्टीपल, जहां 10 पादप या 100, जहां पर अपन 100 बीज लगाते थे, अब 100 के 100 पेड़ बनेंगे, 10 भी कम नहीं होंगे, पहले 10 ही पेड़ बनते थे, 90 खराब हो जाते थे बीज। पादपों का गुणन, उनका संरक्षण करने की तकनीक, फसल के सुधार की तकनीक, अच्छा उत्पादन करने की तकनीक, नया उत्पादन करने की तकनीक, पोषक माध्यम से तकनीक, ये सब पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं जिसमें हमने पहली तकनीक अपनाई है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन से आप वाकिफ हो, पहले भी आ चुका है। पादप का कोई टुकड़ा ले लीजिए और उसे कृत्रिम माध्यम के अंदर कांच के पात्र में उगाइए, नया पेड़ बन जाएगा, सूक्ष्म प्रवर्धन। ये मैं आपको बता चुका हूं, और भी आगे आएगा, 16वें चैप्टर में आएगा डिटेल में। अभी तो अपन हल्का हल्का पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जनरल इंट्रोडक्शन की बात चल रही है, ये सब डिटेल में दोबारा आएंगी, इनके एग्जांपल्स आएंगे, उदाहरण आएंगे, समझ में आ रहा बात? तो सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक इसी जैव प्रौद्योगिकी का कमाल है, जिसने पादप जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक अपना करके हम लोगों ने नए नए प्लांट तैयार करवाए हैं। अगुणित पादप संवर्धन मतलब पादप का किसी अगुणित भाग लेकर के, अगुणित भाग कौन सा होता है बताइए? परागकण होते हैं, ठीक है ना, उनको लीजिए, उनको लगाइए और परागकणों से नया पादप बन जाएगा। कितनी अच्छी बात है, पूरा प्लांट की जरूरत नहीं है, प्लांट पूरा खराब हो जा, एक परागकण ही मिल गया, ये अगुणित भाग कोई भी लेकर के पादप का नया पादप हम तैयार करवा सकते हैं। ये पादप जैव प्रौद्योगिकी है। कायक क्लोन उपापचय, प्लांट के किसी भाग को लेकर के उससे नया प्लांट तैयार करवा करके और उनसे हम नए उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से नए उत्पाद। पादप का कोई उपयोगी भाग है, मानो जड़ उपयोगी है, तो जड़ को लेकर के हम बहुत सारे प्लांट, बहुत सारी जड़ बना लेंगे जिनसे हम अच्छा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, उपयोगी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उपापचय होता है, उत्पाद प्राप्त करना। प्ररोशीर संवर्धन, यदि कोई पादप विषाणु से ग्रसित हो जाए, यदि कोई पादप खराब हो जाए, यदि किसी पादप में रोग लग जाए, तो याद रखना उसका प्ररोशीर्ष होता है, तने का जो शीर्ष हिस्सा होता है। ये सब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप नेक्स्ट से नेक्स्ट यानी कि 16th चैप्टर में डिटेल में उदाहरण सहित पढ़ोगे, क्वेश्चन भी आएगा इनके ऊपर। अभी तो जनरल इंट्रोडक्शन है, ये सब डिटेल में आएगा, विद उदाहरण आएगा, ठीक है ना। कौन सा है प्ररोशीर्ष का उदाहरण? प्ररोशीर्ष प्रवर्धन में प्ररो का शीर्ष लेकर, तने का शीर्ष लेकर, क्योंकि कितना भी विषाणु से ग्रसित हो जाए, वायरस से, बैक्टीरिया से ग्रसित हो जाए प्लांट, अगर उसका शीर्ष हमने ले लिया, उसका शीर्ष काट लिया हमने, ठीक है ना, तो उसको उगा करके हम नया प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझ में? तो ये जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं जो कि पादप जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। अब आता है जंतु जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र। जंतुओं के क्षेत्र में क्या कमाल किया है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी ने? पहला कमाल आपको पता है, डॉली भेड़ का निर्माण करवाया। रोजलिन इंस्टीट्यूट था,
रोजलिन इंस्टीट्यूट था, उसके वैज्ञानिक थे इयान विल्मुट, ये तुम 9-10 में पढ़ के आए हो। उन्होंने क्या किया, फिन डॉर्सेट नाम की एक भेड़ ली, फिन डॉर्सेट नाम की भेड़, फिन डॉर्सेट भेड़ का नाम कह दीजिए, जाति कह दीजिए, और उसकी स्तन कोशिका ली, स्तन जहां से मिल्क निकलता है, दूध निकलता है, और उसकी कोशिका से केंद्रक निकाला। समझ में आ गई? फिन डॉर्सेट नाम की भेड़ की स्तन कोशिका ली, स्तन कोशिका से केंद्रक को निकाल लिया, और स्कॉटिश ब्लैक नाम की एक और भेड़ ली, स्कॉटिक ब्लैक, उसकी अंड कोशिका ली और उसका केंद्रक भी निकाला। ध्यान देना, अंड कोशिका के केंद्रक को फेंक दिया, निकाल दिया, अंड कोशिका का जो केंद्रक लिया था उसको केंद्रक रहित कर लिया, केंद्रक को फेंक दिया और इस केंद्रक को इस अंड कोशिका में रख दिया। बात समझ में आई? मैं फिर कह रहा हूं, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले से अगले चैप्टर में चित्र सहित, अभी जनरल इंट्रोडक्शन है। फिन डॉर्सेट की स्तन कोशिकाओं का केंद्रक लिया और उस केंद्रक को स्कॉटिक ब्लैक की अंड कोशिका में डाल दिया, उसका केंद्रक को फेंक दिया और तब जाकर के इसका विकास करवाया। डॉली भेड़ बन गई हमको, जो हूबहू किसकी तरह थी? फिन डॉर्सेट की तरह थी, क्योंकि केंद्रक जिसकी तरह होगा उसी की तरह वो भेड़ थी। फिन डॉर्सेट की तरह डॉली भेड़ थी, डॉली भेड़। ऐसे एंडी नाम का बंदर, एंडी नाम का बंदर बनाया गया, रोजी नाम की गाय बनाई गई। 20 से अधिक जंतुओं को बना चुके, अभी तक चूहा बना चुके हैं, रोजी नाम की गाय, एंडी नाम का बंदर बना चुके हैं, डॉली नाम की भेड़ ये हम कर चुके हैं। और इस तरह से हमने पता, रोजी गाय का तो दूध जो होता है उसमें एक ऐसा कंटेंट डाल दिया गया, ऐसा डीएनए डाल दिया गया उसके शरीर में कि उससे मिलने वाले दूध से एम्फाइसेमा रोग का उपचार हो सका। एम्फाइसेमा, बात स्पीड, मैंने बोल दिया आपको, बार बार 16वें चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, उदाहरण सहित पढ़ोगे, ठीक है। जंतु जॉब प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यह कमाल किया हमने। व्यवसायिक महत्व की सामग्री के उत्पादन में क्या कमाल किया बायोटेक ने? व्यवसायिक वोकेशनल पैसा कमाने वाली, तो देखो एल्कोहल, जिन प्लांट के जीव द्रव्य से, जिन प्लांट के रस से एल्कोहल बना सकते हैं, उन प्लांट का निर्माण करवाया बायोटेक ने, जिनसे एसीटोन, ग्लिसरॉल, कार्बनिक अम्ल, विटामिन, एंजाइम, प्रतिजैविक बायोगैस जिनसे प्राप्त हो सकती है मल्टीपल, उन प्लांट का डेवलपमेंट तेज गति से बायोटेक ने करवाया है। व्यवसायिक महत्व, इनसे हम ऐसे पेड़ लगाते हैं, उनसे उनका जूस निकालते हैं और उससे इन सब चीजों को बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, पैसा आता है। व्यवसायिक महत्व के पादपों में जैव प्रौद्योगिकी ने कमाल कर दिया है। पर्यावरण के क्षेत्र में मल उपचार, पर्यावरण को सही संतुलित बनाना है, मल उपचार करना होगा। टैंक होते हैं, मलों के टैंक होते हैं, सीवरेज प्लांट होते हैं, हिंडौन में भी सीवरेज प्लांट लग गया है, सूरोट वाले रोड को, बीएड कॉलेज से आगे। वहां क्या करेंगे? वहां बैक्टीरिया यूज करेंगे जो मल को उपचारित कर देंगे, खाद में बदल देंगे। खाद, खेतों में खाद कम आएगी, जो पानी गंदा हो गया मल के साथ जुड़ करके उसे प्यूरिफाइड, निराविष्करण करते हैं। बायोटेक में इस प्रकार के बैक्टीरिया हम लोग यूज करते हैं जो किसी महत्व की वस्तु में यदि कोई कंटामिनेशन हो जाए, जीवाणु का संक्रमण हो जाए, उसे रिमूव कर देगा, निराविष्ट कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा। जहर जो होता है उसके अंदर बन जाता है, उसे रिमूव कर देगा, हटा देगा, निकाल देगा, निराविष्करण। बायोटेक में ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं। उदाहरण इसका है, निराविष्करण का एक उदाहरण ये रहा, स्यूडोमोनास प्यूटेडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण, स्यूडोमोनास प्यूटेडा, आगे भी आएगा उदाहरण। मिस्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती नाम के साइंटिस्ट हुए इंडिया के, इन्होंने इसकी खोज की, स्यूडोमोनास प्यूटेडा, सुपर बग भी कहते हैं। और पता है क्या करता है? समुद्रों में जब बड़े बड़े तेल के टैंकर आते हैं और वो तेल के टैंकर पलट जाते हैं, उलट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो पूरा खनिज तेल फैल जाता है समुद्र के ऊपर। बहुत सारी मछलियां, जीव जंतु, समुद्री जीव जंतुओं की भारी मात्रा में मृत्यु होती रहती है। तो उस समय पर कोई उपचार नहीं होता, तेल फैल जाएगा, जीव मरते रहेंगे, पानी सड़ जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। तब इन्होंने खोज की कि यदि वहां पर स्यूडोमोनास प्यूटेडा नाम का सूक्ष्म जीव डाल दो, थोड़ा सा ले जाकर के, वो खनिज तेल को खाता रहेगा, उसका भोजन है वो, और अपनी संख्या में वृद्धि करता रहेगा, खाता रहेगा, वृद्धि करता रहेगा, और कुछ ही समय में पूरे समुद्र के पानी से तेल को ऐसे हटा देगा ऐसे था ही नहीं वहां पे कुछ। स्यूडोमोनास प्यूटेडा, सोचिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में छोटा सा सूक्ष्म जीव है, कितना इंपॉर्टेंट है, कि कितना कमाल कर दिया उसके अंदर। ठीक है ना? ये सब किया गया है किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद अगले दो चैप्टर आएंगे, वो आपके लिए काफी शानदार हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको पढ़ने होंगे ध्यान से, उन्हीं में से क्वेश्चंस बनता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है? परंपरागत का नहीं है। देखो, दूध से दही जमाना, पनीर बनाना परंपरागत है, आज
कर चला आ रहा है। गन्ने के रस से सिरका या शराब बनाना परंपरागत चला आ रहा है, लेकिन पुनर्योगज डीएनए तकनीक तो आधुनिक है। मैंने लिखाया था आपको परंपरागत और आधुनिक। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा औषधि निर्माण आधुनिक है, परंपरागत नहीं है। ये उत्तर से। दूसरा क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कॉर्ल एरेकी 1919 हंगरी के थे। तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड एनवीटीबी की स्थापना 1982 में की गई, जिसका नाम बदलकर 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी कर दिया गया। समझ आ गई? भारत में कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र इंपॉर्टेंट बताया था, हैदराबाद में है। आईसीजीईबी का संबंध किससे है? यूनिडो से है। आईसीजीईबी जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी इंटरनेशनल सेंटर, इसका यूनिडो संबंध है, मैं बता चुका हूं, राजीव गांधी केंद्र और यूनिडो। इयान बिलमुट के प्रथम भेड़ के क्लोन का नाम डॉली था। जीवाणु भोजी की खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक डब्ल्यू वार्ट थे। जीवाणु भोजी मैं आपको बता चुका हूं पहले टॉपिक में। अति लघुत्मक क्वेश्चंस, जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी को परिभाषित करना आपको बता चुका हूं कि सूक्ष्म जीवों का मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने में जो विज्ञान काम में आता है उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। पहली परिभाषा मैंने आपको यही दी थी, पढ़ लेना नोट से। परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी आपका क्या करा है? जो शाश्वत काल से पुराने जमाने से चली आ रही है, दूध से दही जमाना, सिरके का निर्माण करना, एल्कोहल बनाना, पनीर बनाना इत्यादि। परंपरागत और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंदर परंपरागत जो प्राचीन काल चली आ रही है, आधुनिक जिसमें डीएनए का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें डीएनए में काटछांट हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, वो कहलाती है हमारी आधुनिक। और परंपरागत नेट जो होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है। जैव रूपांतरण को प्रभावित कीजिए। जैव रूपांतरण को प्रभावित करना, जैव जीव का रूपांतरण। एक जीव है उसके अंदर नए गुणों की उत्पत्ति करवा दीजिए, जैव रूपांतरण हो गया। एक गुलाब का फूल है उसमें खुशबू नहीं है, खुशबू डाल दीजिए उसके अंदर। कहां से डालोगे? डीएनए डाल दीजिए उसके अंदर। ये सब पढ़ोगे आप नेक्स्ट चैप्टर में। तो किसी जीव के अंदर रूपांतरित गुणों का आ जाना, नए गुणों का आ जाना, उसे जैव रूपांतरण कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी उद्यान से क्या मतलब है? जहां पर जैव तकनीक से बने हुए नए नए प्लांट लगाए जाएं, उन पर रिसर्च की जाए, शोध किया जाए, नए गुणों से लक्षणों से युक्त हो, उन्हें हम जैव प्रौद्योगिकी उद्यान कहते हैं। जीन चिप क्या है बता चुका हूं। जीन चिप छोटी सी होती है जो कांच, सिलिका, क्वार्ट्ज के छोटे से डाक टिकट के साइज पर जीन लगा दिए जाते हैं। उनकी संख्या 4 लाख तक हो सकती है। टिप्पणी लिखिए। आईसीजीईबी जो बोल चुका हूं, अंतरराष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, जो राजीव गांधी केंद्र तिरुवनंतपुरम और यूनिडो को सहयोग से बनाया गया था। बायोचिप, बायोसेंसर, बायोफिल्म, सूक्ष्म व्यू, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एनबीटीबी या डीबीटी, जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, भारत में स्थित जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, भारत में स्थित महत्वपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं, ये सब हैं। ये सब आपको बता चुका हूं। जैव प्रौद्योगिकी विभिन्न शाखाओं के नाम, पादप जैव प्रौद्योगिकी, जंतु जैव प्रौद्योगिकी वगैरह वगैरह होती हैं। समझ में आ गई बात? निबंधात्मक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपके साथ में। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विकास पर लेकर पूरा भारत के अंदर कैसे जैव प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट हुआ, जैव प्रौद्योगिकी विभिन्न अनुप्रयोग, ये सब अनुप्रयोग हैं, क्षेत्र हैं जो हुए हैं, उनका वर्णन कीजिए। भारत में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कौन से और उनके कार्य और महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर था। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जनरल सा टॉपिक था, जनरल सा था। 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं से फंस सकता है, बाकी इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब जो अगले 2 चैप्टर्स आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, जिन्हें आपको विशेष रूप से पढ़ना है। समझ में आ गया होगा आपको? तो ये आप पढ़ लीजिए, चैप्टर पूरा हो चुका है। कल मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा इस चैप्टर का, इन बायोटेक का पूरे का कंप्लीट। संडे में उसको उतार लेना, नोट कर लेना, बाकी आप जानते ही हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।